बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, कई दर्जन वीडियोस करने के बाद आप एक शख्सियत के नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ हो चुके होंगे और वो शख्सियत है सुहेल वड़ाइच साहब की। उनके कई आर्टिकल्स मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए और उन पे जरा की और दलाइल से उनके जो आर्टिकल्स हैं उनका इस्तिरदाद किया, क्योंकि उन आर्टिकल्स में उन्होंने जो तारीख़ी हवाले हैं और तारीख़ी वाक़यात हैं, सियासी, समाजी और माशरती इर्तिक़ा के उसूलों से उन्होंने इन्हिराफ करते हुए अपने सियासी रहनुमाओं के लिए बहुत सारे हक़ाइक़ को मसख़ किया था। खैर, अब उनका एक लेटेस्ट आर्टिकल है और वो है जनाब शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने चंद सवालात पूछे हैं और ये इंतहाई अहम 3 बहुत बड़े इंकशाफात इस आर्टिकल में हुए हैं। आप लोगों ने देखा कि गुज़श्ता 6-7 सालों से 5-6 सालों से बल्कि एक नैरेटिव डेवलप किया गया मीडिया की स्क्रीन्स पे और अपने सियासी वफादार हिमायती लोगों के ज़रिए, ठीक है। तो अगर इस आर्टिकल के मंदरजात पे गौर किया जाए तो यकीन कीजिएगा कि जो 5-10 सालों से उन्होंने एक बयानिया डेवलप किया है इन्हीं सुहेल वड़ाइच जैसे वफादार सहाफ़ियों ने और PMLN ने, उस पूरा बयानिया ज़मीन बोझ हो जाता है। लेकिन उसमें तफसील में जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं नाज़रीन कि उस पर शाहीन साहबाई साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है, उससे भी मैं चंद जो है ना लाइन्स आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन शुरू मैं यहाँ से करता हूँ कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा और शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि लंदन में हालिया क़याम के दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई से मरियम और हमज़ा के सियासी किरदार के हवाले से बात की थी और कहा था हम दोनों 70-70 साल के हैं, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे, मगर मियाँ शरीफ की तरह आप मरियम और हमज़ा के बारे में तय कर दें कि किसका क्या सियासी रोल होना चाहिए। तो उस पर शहबाज जो है नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये फ़ैसला वो पाकिस्तान वापस आकर करेंगे। अब ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, सुहेल वड़ाइच साहब ने उनसे पूछा। मैंने आप लोगों की खिदमत में एक आर्टिकल सुहेल वड़ाइच साहब का पेश किया था। अब आप देखें कि किस कदर तजाद है। जब वो खुद कहते हैं ना कि क्या ये खुला तजाद नहीं, तो मैं भी आज उन्हीं का फ़िक्रा दोहरा रहा हूँ कि क्या ये खुला तजाद नहीं कि आप कभी शहबाज शरीफ का इंटरव्यू करते हैं, उसमें आप एक मौक़िफ़ सामने लाते हैं और कभी आप नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करते हैं, उसमें दूसरा मौक़िफ़ सामने लाते हैं। तो ये एक आर्टिकल है उस आज के दारा शिको और आलमगीर, ये मैं तफसील से इस पर वीडियो कर चुका हूँ। 1-2 लाइनें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि मरहूम अब्बास शरीफ के बेटों को 1-2 साल पहले तक नवाज शरीफ ने अपना कारोबारी शरीक कार बनाए रखा, उनकी शादियां बाल बच्चे हो गए तो उन्हें अलग किया। हद तो ये है कि एक बार हामिद मीर और मैंने मियां नवाज शरीफ से टीवी इंटरव्यू करते हुए पूछा था कि आपके बेटे हुसैन और हसन तो सियासत में नहीं हैं, फिर आपका वारिस कौन होगा? तो उन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ़ किए बगैर जवाब दिया कि मेरा सियासी जाननशीन हमज़ा शहबाज शरीफ होगा। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने उस वक्त बताया था हमें, जो आर्टिकल है आज के दारा शिको और आलमगीर। तो आप मुझे बताएं, आज नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आके फ़ैसला करूंगा और इस आर्टिकल में सुहेल वड़ाइच साहब हमें ये बता रहे हैं कि हामिद मीर और मुझे नवाज शरीफ साहब ने ये बताया कि बग़ैर तवक्कुफ़ किए, बग़ैर कन्फ्यूजन के हमज़ा शहबाज होगा। तो भाई मसला तो तय हो चुका है, आप क्यों गैर ज़रूरी मसलों में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं? और इससे भी आगे चले नाज़रीन, एक और है कि अपनी तीसरी वजारत उज़्मा के दौरान, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो अभी सामने आ रहा है, अपनी तीसरी वजारत उज़्मा के दौरान 5 से 6 बार नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि अब तुम वजारत उज़्मा संभालो, मगर मैं हर बार कहता कि नहीं, आप इसको बेहतर तौर पे चला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मुझे मुस्लिम लीग नून का सरबराह मुकर्रर करना और फिर आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द करना उस बेपनाह एतमाद की निशानी है जो मेरे बड़े भाई मुझ पर करते हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि मुझे अपने भाई के पेट में छुरा घोंप कर मिलने वाला इक़्तिदार किसी सूरत कबूल नहीं और मेरी इस कमिटमेंट का सबको इल्म है। नाज़रीन, बहुत एहतियात के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे अपने भाई के पेट में छुरा घोंप कर मिलने वाला इक़्तिदार। ये आप लोगों को याद होगा, ज़रूर याद होगा, सैकड़ों बार ये मुकालमा मेन मीडिया स्क्रीन्स पे होता आया है। सैकड़ों बार मुझे याद है कि हमेशा जो ये बहस होती रही
کہ اسٹیبلشمنٹ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के पीठ में चूड़ा नहीं घोंप सकता और अपने भाई के साथ मैं गद्दारी और बेवफाई नहीं कर सकता। ये इस पे कई आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और घंटों घंटों इस पे प्रोग्राम होते रहे कि देखें दोनों भाइयों में किस कदर इत्तेफाक है, किस कदर मोहब्बत है, मिसाली मोहब्बत है, मिसाली कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है, जहनी तौर पे हम आहंगी है, ठीक है। ये बयानिया 5-6 साल डेवलप किया जाता रहा, लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि खुद 5 से 6 बार नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि आप वज़ीर आज़म बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5-6 साल जो मीडिया की स्क्रीन्स पे और वफादार हिमायतियों के ज़रिए जो आर्टिकल्स लिखे जाते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट दोनों भाइयों में रखना डालना चाह रही है और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाह रही है, तो वो जो बयानिया था वो पूरा ज़मीन बोस हो जाता है। और ये बहुत ही अहम बात है नाज़रीन कि उनका पूरा सियासी बयानिया ही ज़मीन बोस हो गया है इन अल्फाज से। और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि मुझे अपने भाई के पेट में चूरा घोंपने मिलने वाला इक़्तिदार किसी सूरत कबूल नहीं, ये भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे भाई, जब नवाज शरीफ आपको खुद कह रहे हैं 5 से 6 बार, तो उसकी पीठ में चूरा घोंपने वाली बात कहाँ से आ गई? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको आप लोगों ने इतना अनपढ़ समझा हुआ है? और इससे भी ये बहुत बड़ा इंकशाफ है नाज़रीन, इसको ज़रूर नोट करना है। और उससे भी आगे जो लिखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने यह इकरार किया इलेक्शन से 1 माह कबल तक उनकी ताकतवर हलकों से मुलाकातें हुई जिनमें आने वाले काबीना के नाम तक फाइनल हो रहे हैं, ठीक है। यानी शहबाज शरीफ साहब ये इकरार कर रहे हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले मेरी ताकतवर मुक़्तदर हलकों से मुलाकात हुई और उसमें वफाकी काबीना फेडरल कैबिनेट के नाम फाइनल हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो वोट को इज्जत दो का नारा था वो कहाँ चला गया? ये जो स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, ये उनके जो पूरा बयानिया है वोट को इज्जत दो वाला जो नारा है उसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर देता है। और नाज़रीन वो ये बात उन्होंने खुद साबित कर दी है कि जो दिन रात सिलेक्टेड के नारा लगाते हैं कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। और उन एंकर्स के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है जो इन लोगों को सिविलियन सुपरमेसी के रूप में पेश करना चाहते हैं। आज उनको तायब हो जाना चाहिए और इन फिक्रों पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा, कि वो खुद कह रहे हैं कि 1 महीना पहले यानी इलेक्शन के नताइज से पहले आप फेडरल कैबिनेट अपनी फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सिलेक्शन दर सिलेक्शन हो रही है वहाँ पे, तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो खुद मान रहे हैं कि जी मुझे यकीन दहानियाँ कराएगी या जो भी है, और आज वो गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वोट को इज्जत दो का नारा भी ज़बरदस्त हो जाता है इनका, ज़बरदस्त मैं कहूँगा आज ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़मीन बोस हो जाता है, ठीक है। और वो खुद अपने सिलेक्टेड होने का इकरार भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है नाजरीन। और इससे शाहीन सबाई साहब भी आगे ये लिखते हैं, ठीक है, कि ये कह कर के वो अपने आने वाली काबीना का फैसला कर रहे थे, उन्होंने मान लिया कि वो इन इंतखाबात को नज़रअंदाज करते हुए एक साजिश का हिस्सा बने ताकि इलेक्शन में धांधली के जरिए अपनी मनपसंद हुकूमत लोग हुकूमत में लाए जा सकें, ठीक है। और इससे पहले भी जो खबरें आती रही हैं कि चुप के मिलते हैं, बुरका पहन के मिलते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के साथ कनेक्ट कर लें कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के लिए जेल के बाहर 100 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। अब मुझे बताइए कि अगर वो भरपूर अवामी हिमायत के ज़रिए इक़्तिदार में आते और जेन्युइन एफ़र्ट्स के ज़रिए अगर वो इक़्तिदार में आए हों, तो क्या 100 लोग भी उनके लिए बाहर नहीं निकलेंगे? इसलिए ये लोग हर मुश्किल वक्त में ढीले करके फ़रार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अवामी मुफाद का जो नारा है ना, ये लोगों को एक फ़रेब देने के लिए लगाया जाता है, सिर्फ एक फ़रेब देने के लिए कि अवामी मफाद, अवामी हिमायत, ठीक है। और उससे ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि ये कभी अवामी हिमायत के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आए। अगर अवामी हिमायत के ज़रिए इक़्तिदार में आए हों, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हों, तो ये बात कैसे तस्लीम की जा सकती है कि 100 लोग भी उनकी हिमायत के लिए बाहर जेल के बाहर इकट्ठे ना हों? ये बात तो कतन नाकाबिले तस्लीम है। मेरा जहन मनतकी तौर पे इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करता, और शहबाज शरीफ साहब के इस बयान ने भी इस पे मोहर तस्दीक सबत कर दी है कि अवामी मफाद का और या अवामी हिमायत का जो नारा है
وہ تو دراصل لوگوں کو ایسے دکھاوے کے لیے ہے تاکہ لوگ کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہو سکے کہ ہم عوامی حمایت کے ذریعے نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب اور یہ دونوں بھائی برقع پہن کر چوری چھپے مقتدر حلقوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، عوامی حمایت کے ذریعے اقتدار میں نہیں آتے۔ اور اس سے بھی آگے ناظرین انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری عدلیہ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ جو انکشاف ہے کہ بڑے میاں کے مطابق چھوٹے میاں صاحب کے الفاظ کے مطابق بڑے میاں کی بیماری کے بھی سارے پول کھل گئے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئسولیشن میں ہیں، یعنی نہ وہ کسی سے ملتے ہیں اور نہ ہی کہیں آتے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ دنیا کا ایک واحد مرض ہے جس کے لمحہ بلمحہ رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے ٹی وی سکرینز پہ ایک منٹ کی رپورٹس پیش کی جاتی رہی، رپورٹس پہ پریس کانفرنسز کی جاتی رہی، کابینہ میں باقاعدہ دعائیں ہوئی، عمران خان صاحب نے ان پہ ٹویٹس بھی کیے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ صوبائی وفاقی وزراء اور ڈاکٹر عدنان اور ٹویٹر، اور ایک ہر طرف ایک غلغلہ بلند تھا، شور و غوغا تھا ہر طرف کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس اب اتنے ہو گئے اس منٹ میں اور اب اس منٹ میں اتنے ہو گئے۔ لیکن اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے جو وبا ہے اس کے گزرنے کے بعد وہ اپنا علاج کریں گے۔ تو مجھے بتائیے پوری دنیا کے جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، شاہین صبائی صاحب نے بھی یہی سوال اس آرٹیکل میں اٹھایا کہ پوری دنیا میں جو طب کے ماہرین ہیں اور جو سائنٹسٹ ہیں کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ یہاں پہ ایک منٹ جو ہے نا پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے رہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اب وہی بیماری ہارٹ کی وہاں پہ رک گئی ہے کہ کورونا کی جو وبا ہے وہ ختم ہو جانے دیں، اس کے بعد دل کی بیماری کریں گے۔ تو یہ ہماری عدلیہ کے لیے بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے ضمانت پہ رہا کیا، اور ضمانتی شہباز شریف صاحب ہیں اور وہ ملک میں بھی موجود ہیں، کہ اس بیان کے بعد کیا ان کی اس کے ضمانتی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ کہ آپ بتائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ جی ادھر ایسے ہاسپٹل میں ہوگا جہاں ایک چھت کے نیچے ساری سہولیات مہیا ہوں گی، آپ نے خود تسلیم کر رہے ہیں کہ 2 3 4 5 6 مہینے بعد ہی وہ علاج سٹارٹ ہوگا، تو کیوں نہ آپ کو گرفتار کیا جائے یا آپ کے بھائی کو واپس خصوصی طور پہ بلایا جائے۔ ناظرین یہ 3 4 5 بہت بڑے انکشافات تھے اس آرٹیکل میں، اور سہیل وڑائی صاحب ظاہر ہے ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی چونکہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے یا جو وہ متحرک نظر نہیں آتے اس مشکل صورتحال میں بھی، تو ان کے پارٹی کا موقف بہت زیادہ کمزور ہو رہا تھا، تو ایسے ہی صحافی سامنے آتے ہیں اور ان کے بیانیہ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آج جدید دور ہے اور ہر جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ اس کو بنظر غیر مطالعہ کرے گا اور اس پہ اپنا تجزیہ کرے گا اور اس میں سے غلطیوں کی نشاندہی کرے گا، اور خود یہ آرٹیکل ان کے گلے کا توق بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ مناسب ایکشن لینا چاہے۔ ناظرین آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اس موضوع پہ مزید آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔